हाय दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम दीपक। स्वागत करता हूं आपका पॉलिटी की पाठशाला में। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में होने वाले पेट एग्ज़ाम में पीवाईक्यू का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो ऐसे में आप सभी के सामने पिछले 3 वर्षों में हुए 10 शिफ्टों में पेट के एग्ज़ाम के विषयवार यानी सब्जेक्ट वाइज सभी सब्जेक्टों का आपका एक साथ सभी शिफ्ट का जितने क्वेश्चन थे एक साथ आपको एक वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि अभी हम पॉलिटिकल साइंस करने जा रहे हैं, तो पॉलिटिकल साइंस 3 साल के 10 शिफ्ट में जितने भी अलग अलग क्वेश्चन थे सभी को इकट्ठा करके आपके सामने यहाँ पर प्रस्तुत करने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और सारे MCQ और PYQ आपके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आप उस पैटर्न को समझ पाएंगे, उससे आप उस विषय को समझ पाएंगे जहाँ से ये प्रश्न अक्सर बार बार पूछे जाते हैं। क्योंकि कुछ इसमें भाग ऐसे होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और जहाँ से अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो इसी प्रकार न केवल पॉलिटिकल साइंस बल्कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और हिंदी, GS के सभी सब्जेक्टों को 3 साल में 10 में हुए अलग अलग पेपरों को छाट करके एक साथ आपके सामने मैं वीडियो बनाऊंगा। तो चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो समय को ज़ाया नहीं करते हुए पॉलिटिकल साइंस के इस पहले क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित वर्षों में से कौन सा 1892 के सुधारों का विस्तार था? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी वेवेल योजना 1945, ऑप्शन सी 1909 का परिषद अधिनियम, या ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1919। इसका सही जवाब होगा अब दूसरा प्रश्न ये कि भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियमों के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? प्रश्न यह है कि भारत के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी भारत स्वतंत्रता अधिनियम, ऑप्शन सी वेवेल योजना, या ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका सही जवाब होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, इसको यहाँ पर है, आप देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा इसको अलग किया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीशों के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन बी इनमें से कोई नहीं, या ऑप्शन डी 5। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 6, यानी 1935 के अधिनियम के अनुसार मुख्य न्यायाधीशों के साथ न्यायाधीशों की नियुक्त करने की जो संख्या थी वो कितनी थी? 6 थी, यानी एक मुख्य न्यायाधीश प्लस 6 अन्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? प्रश्न को एक बार फिर से सुनिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? ऑप्शन ए प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां, ऑप्शन बी प्रांतीय सरकार पर द्वैत शासन का उन्मूलन, ऑप्शन सी संघीय बैंक की स्थापना, या ऑप्शन डी शक्ति का विभाजन। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यानी प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां जो थीं वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण थी। यानी प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए एक विशेष शक्ति जो उससे अपने विशिष्ट कार्य को करता था। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है, ये पेट के एग्जाम में 28 अक्टूबर 2023 को शिफ्ट सेकेंड का ये क्वेश्चन है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे गए हैं क्योंकि 2023 का जो पेट का एग्जाम था वो काफ़ी टफ था। तो प्रश्न को ध्यान से देखिएगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम था, बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और एक और कौन सा अधिनियम था जिसमें भारत को अलग किया गया था, एक नए राज्य का निर्माण किया गया था। इस प्रश्न को ध्यान से दीजिएगा। ऑप्शन बी वर्मा सरकार अधिनियम 1935। इस अधिनियम ये आया था और 1937 में, यानी आपका जो इसमें म्यांमार है वो अलग हुआ था। ठीक है, ये प्रश्न भी आ सकता है कि वर्मा कब अलग हुआ था।
1937 में किस अधिनियम से अलग हुआ था? वर्मा सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। इस प्रश्न का ये उत्तर है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न ये कि ये भी 2023 का जितना प्रश्न देखेंगे वो थोड़ा सा आपको टफ लगेंगे। मैं इसलिए पहले रखा हूँ ताकि आपको थोड़ी सी कठिनाई से गुजरना पड़े और आप इस प्रश्न को हल्के में ना लें। तो प्रश्न को देखेंगे कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? वो कौन सी धारा थी जिसके तहत ये कानून बना था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी यहाँ पर 100 होगा। सॉरी, ये त्रुटि टाइपिंग की त्रुटि थी। यहाँ पर होगा ऑप्शन बी सही होगा, यानी धारा संख्या 100 के तहत 1947 से 49 तक कानून बनाए गए थे, यानी 1935 को प्रावधान को ध्यान में रखते हुए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह कि निम्नलिखित में से किस ने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? ये एक कथन है कि कथन को फिर से सुनिए कि ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए। ये किसने कहा था? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए अब्दुल निस्तार, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी सोमनाथ लाहिड़ी या ऑप्शन डी सी राजगोपालचारी। ऑप्शन क्वेश्चन 7 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी सोमनाथ लाहिड़ी इसके थे। कौन थे? एक मिनट। सोमनाथ लाहिड़ी इसके कमेंट करता थे, मतलब जिन्होंने इस बात पर कमेंट किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए लिखित और विस्तृत संविधान नहीं है। नहीं को आपको ध्यान में रखना है, यहीं पे त्रुटि होती है, त्रुटि यहीं पे होगी। लिखित और विस्तृत संविधान, द्विस्तरीय सरकार, एकल नागरिकता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। कौन सा संविधान की विशेषता नहीं है? क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी द्विस्तरीय सरकार नहीं है। यहाँ पर लिखित और विस्तृत संविधान तो भारत विश्व का सबसे बड़ा संविधान है और लिखित भी संविधान है। भारत में एकल नागरिकता है, अमेरिका जैसा भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी आप 18 वर्ष की उम्र पूरी करते हुए बिना किसी बेझिझक आप भारत में मताधिकार का आपको अधिकार प्राप्त हो जाता है। चलिए द्विस्तरीय सरकार नहीं होगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। त्रिस्तरीय आप बोल सकते हैं। पंचायती राज अधिनियम जो है आपका त्रिस्तरीय होता है। 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा लागू हुआ था। सबसे पहले ग्राम पंचायत मुख्य रूप से राजस्थान के नागौर में हुआ था, ठीक है। ये भी प्रश्न आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न ये कि निम्नलिखित संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? यानी इन चारों ऑप्शनों में से आपका राज्य सूची का कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है उसको आपको देखना है, यानी नहीं पर हमें विशेष रूप से फोकस करना है। ऑप्शन ए पुलिस, ऑप्शन बी कानून और व्यवस्था, ऑप्शन सी जेल या ऑप्शन डी दंड प्रक्रिया संहिता। इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? ध्यान रखिएगा, नहीं है। ये 2021 का क्वेश्चन है। सेकेंड शिफ्ट में 24 अगस्त को यह प्रश्न पूछा गया था, उसी पेपर में आया था, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन डी दंड प्रक्रिया संहिता जो है आपका राज्य सूची का विषय नहीं है। पुलिस आपका राज्य सूची का विषय है, क्योंकि अलग अलग सब राज्यों में अलग अलग पुलिस होती हैं। जेल मैनुअल होता है, तो वो सारा आपका राज्य सूची का विषय है, क्योंकि जेलर की जो भर्ती है, आप यहाँ से भी अगर थोड़ा सा सोचेंगे तो वो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा होता है। कानून व्यवस्था को बनाए रखना भी राज्य सूची का विषय है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? अर्धसंघीय संरचना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण या निम्नलिखित संविधान और लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता।
यानी इनमें से भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। प्रश्न यही पूछा गया था, जबकि यहाँ न्यायपालिका होना चाहिए, संविधान नहीं। लेकिन प्रश्न आया था तो आपको करना ही करना। तो देखिए, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र भारत में भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, यानी हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है, न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा गया है। अर्धसंघीय संरचना तो है ही, आधा संघ की विशेषताएं कुछ हैं, कुछ इसमें संघ की विशेषताएं हैं। संघ में आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश जो वित्त आयोग है, इनको शक्तियां देता है, इनको वित्त आवंटित करता है। उत्तर प्रदेश में जितने भी सिविल सेवक जो अखिल भारतीय परिषद से जो चुन के आते हैं, तो ये आपका एकल है। और शक्तियों का वितरण भी है। कुछ मामलों में जैसे जेल जो प्रहरी होते हैं उनकी भी नियुक्ति राज्य करता है। अर्धसैनिक बलों की भी नियुक्ति होती है, राज्य की अपनी पुलिस होती है। तो यानी यहाँ पर शक्तियों का भी वितरण होता है। लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता तो हमारे यहाँ है ही, यानी संविधान में जो लिखा हुआ है वही मान्य होगा, उसी पर सब कुछ संचालित होता है। यानी प्रतिबद्ध न्यायतंत्र भारत में नहीं है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है, प्रश्न नंबर 11, कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू, या ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था संविधान सभा में? इसका क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ये आप याद रखिएगा, ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। इसमें दो प्रश्न बन सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब पेश किया गया था। प्रश्न से ये क्वेश्चन 13 दिसंबर 1946 किसने पेश किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसको पेश किया था। और आपका जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो कहीं ना कहीं आपके संविधान में पूर्ण रूप से झलकता है, यानी उसकी एक छाप है, उसकी एक परछाई भी वहाँ पे है। तो इस प्रकृति का प्रश्न भी आपके सामने आ सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह है कि भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में शामिल है? संघ सूची में शामिल है, राज्य सूची में शामिल है, या इनमें से कोई नहीं, या समवर्ती सूची में शामिल है? ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, राज्य ठीक है, आप बताइए। संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस में सम्मिलित है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची, या इनमें से कोई नहीं? ऑप्शन बी राज्य सूची, यानी जो आपका जन स्वास्थ्य है और जो स्वच्छता है वो राज्य सूची का विषय, यानी ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए, यानी वो कौन सा राज्य है जो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम बना। ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, या ऑप्शन डी गोवा। बताइए कौन सा सही है? ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। चलिए इसी से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है आपको, कब बना था? 1 अक्टूबर 1953 में किस राज्य से अलग हुआ था? मद्रास राज्य था उस समय। अच्छा, इसका नेतृत्व किसने किया था? पोट्टी श्रीरामुलु। मैं लिख दे रहा हूं, यहां पर पढ़ लीजिएगा, पोट्टी श्रीरामुलु। ठीक है, यानी पहला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य 1 अक्टूबर 1953 को बना था। इसका नेतृत्व पोट्टी श्रीरामुलु ने किया था, मद्रास राज्य से अलग हुआ था। ये 4 प्रश्न एक ही क्वेश्चन में आप देख सकते हैं। इससे प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, इस प्रश्न को एकदम इंपॉर्टेंट मानिए, यानी IMP वो कह रहा है मैं बहुत ही महत्वपूर्ण हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? बहुत ही आसान। ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी उत्तराखंड, या ऑप्शन डी सिक्किम। क्या है? ऑप्शन ए तेलंगाना है। ठीक है, कब हुआ था? 2014 तो पता है, लेकिन आपसे डेट भी पूछ सकता है। तो 2 जून को हुआ था, 2 जून 2014 को ये अलग हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ...
के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है? यानी फिलिंग द ब्लैंक्स वहाँ पर भरना है। राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, संसद सदस्य या इनमें से कोई नहीं के पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति है। क्वेश्चन नंबर 15, ऑप्शन बी सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय के पास ये शक्ति है कि वो मौलिक अधिकारों को भी लागू करा सकता है। ठीक है, और ऐसा कब होता है? यानी आर्टिकल 32 के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन होगा तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट आपके अधिकारों को लागू करा सकता है। ठीक है, और इसके लिए आप जब मूल अधिकारों का हनन होता तो सीधे आप चले जा सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय। आर्टिकल 226 में भी आप जा सकते हैं। कहाँ पे? हाई कोर्ट। ठीक है, चलिए ये भी याद रखिएगा। आर्टिकल 226 से आप हाई कोर्ट जाते हैं, आर्टिकल 32 से आप सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। दोनों को रिट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण के लिए है? अनुच्छेद 30, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 29। यानी निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? यानी ऑप्शन डी 29। यानी आर्टिकल जो 29 है, एक मिनट, आर्टिकल जो 29 है आपका, वो अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के लिए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो संबंधित है अनुच्छेद 29 से, अनुच्छेद 21A से या इनमें से कोई नहीं, या डी अनुच्छेद 19 से। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये आपका 2021 में प्रश्न पूछा गया था, शिफ्ट 1 में 24 अगस्त को। इसमें होगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21A जो है एक मौलिक अधिकार है, शिक्षा से संबंधित मौलिक अधिकार है। ठीक है, अच्छा ये आया कब था? 1985 में, नहीं सॉरी, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में आया था। मुझे माफ करिएगा, ये 86वें संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन से 2002 में आया था। एक मिनट, कहाँ गया? यानी ये 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। ठीक, यानी 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया अनुच्छेद 21A से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? ये आपका 2023 का प्रश्न है। ठीक है, 28 अक्टूबर को आया था। पहला यूक्रेन, आयरलैंड, कनाडा या USA कहाँ से लिए गए थे? यानी आपके DPSP जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं किस देश से लिए गए हैं? बताइए। ऑप्शन बी आयरलैंड। कहाँ से? ऑप्शन बी आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, यानी आयरलैंड से आपके नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP भी करके आ सकता है। ठीक है, वहीं से ये लिए गए हैं। अच्छा, नीति निर्देशक सिद्धांत किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है? अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग कौन सा? आपको ये भी याद रखना चाहिए, भाग 4। यानी भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्व हैं जो लिए गए हैं आयरलैंड से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न है कि वे आदर्श जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। मौलिक अधिकार, समाजवाद, गांधीवादी सिद्धांत या राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। यानी वह कौन से ये हैं ऑप्शन जो राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है। टोटल 50 क्वेश्चन हम लोग करेंगे 3 सालों के 10 शिफ्टों में, यानी प्रत्येक सब्जेक्ट से 5 क्वेश्चन आता है। यानी पॉलिटिकल साइंस अभी तक 10 शिफ्ट में 10 बचे 50 प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और सभी क्वेश्चन PYQ होंगे। इसी तरीके से व्याख्या प्रश्न किए जाएंगे और इसी तरीके से आपको हिस्ट्री,
ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, यानी आपको PYQ के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आप इससे समझ पाएंगे कि पेपर की प्रकृति क्या है, सब्जेक्ट की प्रकृति क्या है और सब्जेक्ट वाइज कहाँ से किस प्रकार के किस भाग से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए प्रश्न देखते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन क्या है? डी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए राज्य को नीतियों का अपना निर्माण करना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि 42वें संविधान के संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया यानी DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जोड़ा गया था? इसका विकल्प बड़ा है और टोटल जैसा ही विकल्प वहाँ पर प्रश्न में था वैसा ही विकल्प मैंने आपको दिया है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किए गई है। कि मादक पेय और ड्रग की खपत को प्रतिबंध करना, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, राष्ट्रों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, आय स्थित सुविधाओं अवसरों में असमानताओं को कम करने की राज्य की आवश्यकताएं। यानी 42वें संविधान संशोधन से क्या जोड़ा गया? तो 42वें संविधान संशोधन से क्या जोड़ा गया? ऑप्शन बी, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। ठीक, मिनी संविधान भी कहते हैं 42वें संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। ये ध्यान में रखिएगा, ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारतीय संविधान के लिए DPSP यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित थे? ये प्रश्न पहले भी पूछा गया है, देखिए रिपीट भी हो रहा है। यानी आपका जो भारतीय राज्य व्यवस्था में भाग जो 4 है, एक मिनट रुक जाइए, जो भाग 4 है वहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जा रहे हैं। यानी भाग 4 नीति निर्देशक जो आर्टिकल 36 से 51 तक हैं, ये भी आपका प्रश्न है किस भाग में है, किस अनुच्छेद से शुरू होता है, आर्टिकल 36 से कहाँ तक है, आर्टिकल 51 तक है, किस देश से लिया गया DPSP, आयरलैंड से लिया गया। आप इसको देखिए ही हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रश्नों की पुनरावृत्ति इस यानी मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? निम्नलिखित में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। यानी इन चारों ऑप्शनों में से क्या है जो भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? क्वेश्चन नंबर 23 ये आपका 2021 का प्रश्न है, बताइए। यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में आर्थिक तत्वों की व्याख्या की गई है। ठीक है, यानी आर्टिकल आप 39 जो पढ़ेंगे उसमें आर्टिकल 39 में क्या है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत ऐसी नीतियां बनाएं जिनमें पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, अर्थात आर्थिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार से हो कि समाज में सभी वर्गों को लाभ प्राप्त हो। ये न हो कि महिला उसी कार्य के लिए उसे 10 रुपये मिल रहे हैं और पुरुष को उसी कार्य के लिए 15 रुपये मिल रहा है। यानी समान कार्य के समान वेतन का सिद्धांत। आर्टिकल 39 से प्रश्न ये हो सकता है। आर्थिक न्याय का प्रदान आपका नीति निर्देशक सिद्धांत में किस आर्टिकल में, 39 में, किस भाग में, भाग 4 में है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से सुनिए। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को आयोजन के लिए निर्देशित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 46। इसमें से कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 24 ये आपका 2021 का प्रश्न है। ऑप्शन बी यानी अनुच्छेद 40 जो है राज्य सरकारों को निर्देशित करता है कि ग्राम पंचायतों में उसका आयोजन किया जाए, ग्राम पंचायत के पंचायतों का गठन किया जाए, उन्हें ऐसे अधिकार शक्तियां प्रदान की जाए, उन्हें वित्तीय रूप से मजबूत किया जाए। इन्हीं प्रकार के चीज़ों के लिए आपका अनुच्छेद 40 के द्वारा राज्य सरकार को ये अधिकार प्राप्त है।
ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न यह है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है, राज्य के नीति निषेधक तत्व के अंतर्गत, मूल अधिकारों के अंतर्गत, या इनमें से कोई नहीं, या डी मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत इनको रखा गया। आप यहाँ पर एक चीज आपको देखेंगे कि जो डीपीएसपी से प्रश्न है, यानी राज्य के नीति निर्देशक के तत्व हैं, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं पेट में, यानी आपको ये भाग आपको अच्छे से आना चाहिए, मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ठीक है, अच्छा, पंचायती राज किस में है? आर्टिकल 40 में है, राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। कब से है? 73वें संविधान संशोधन से है। ठीक, 73वां संविधान संशोधन से है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए है कि निम्नलिखित सभी, यानी ये सभी। ऑप्शन बी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। ऑप्शन सी, मौलिक दृष्टिकोणों और मानववाद विकसित करना। या ऑप्शन डी, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना। ये आपका 2022 का प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 26। यानी ये तीनों जो है, ऑप्शन बी, सी, डी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोणों और मानववाद विकसित करना, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना आपके मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, हाँ, एक प्रश्न यहाँ ये बन सकता है कि मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन से। ठीक, 1976 में। ये भी आपको याद रखना चाहिए। मौलिक कर्तव्य किसमें है? 51A में है, आर्टिकल 51A में है। ठीक, आपको ये भी याद रखना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेख किया गया? देखिए, ये भी पेट का प्रश्न है, ये 2022 का प्रश्न है, शिफ्ट 2 में पूछा गया, 16 अक्टूबर का प्रश्न है ये। तो मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार, आपको पढ़ के जाना ही जाना है। ठीक है, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे थे, इसीलिए सभी प्रश्नों को इकट्ठा एक जगह किया गया है, ताकि जो प्रश्नों की पुनरावृत्ति होती है, जिससे आप उसके कोर्स को समझ पाएंगे कि उसका आधार कहाँ से है, कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बार बार प्रश्न आ रहे हैं, तो इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बार बार प्रश्नों को देखेंगे तो प्रश्न याद हो जाएंगे। विकल्प को भी यहाँ पर कराया जा रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? आपको आना चाहिए यह प्रश्न, क्योंकि आप बार बार कर चुके हैं। ऑप्शन ए, भाग 4A में। ठीक, भाग 4A में ये है, किसमें? आर्टिकल 51A में है, 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था 1976 के द्वारा। ठीक, शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। कुल मौलिक कर्तव्य 11 हैं। ठीक है, प्रस्तावित थे, 11 प्रस्तावित थे। 10 मौलिक कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया, ये याद रखिएगा। और आपका जो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के तहत राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 70, ऑप्शन बी अनुच्छेद 73, ऑप्शन सी अनुच्छेद 75 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 72। किसके तहत किया जाता है मंत्री और प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति? क्वेश्चन नंबर 28 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है, आप बताइए। यानी ऑप्शन सी अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रियों एवं प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, फिर प्रधानमंत्री के सुझाव पर राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है 2023 का है। जब आप 2023 के प्रश्न को देखेंगे तो आप इस प्रश्न के प्रारूप को बढ़ा पाएंगे, डीप पाएंगे। तो इसलिए आप समझिए कि पेट भी अपने एग्जाम के स्तर को ऊंचा करता जा रहा है। ठीक है, तो प्रश्न पढ़िए। प्रश्न ये है कि एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है, उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है?
आसान प्रश्न है, आपको ये आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 आपका ये होगा ऑप्शन डी, 6 महीने के लिए आप नियुक्त हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये किस अनुच्छेद में, किस आर्टिकल में है कि आप 6 महीने तक नियुक्त हो सकते हैं बिना चुनाव लड़े? 6 महीने के अंदर आपको चुनाव लड़के आना है, या आप विधान परिषद या राज्यसभा से आ सकते हैं। 75(5) आर्टिकल 75(5) में इसका उल्लेख है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता राज्यसभा को विधान परिषद से अलग करती है? सदस्यों का नामांकन, अप्रत्यक्ष चुनाव, या सदस्यता का कार्यकाल, या महाभियोग की शक्ति? क्वेश्चन नंबर 30 ये 2023 का प्रश्न है, आप बताइए। ऑप्शन डी, महाभियोग की शक्ति। विधान परिषद में महाभियोग कहाँ होता है? राज्यपाल के लिए महाभियोग हो ही नहीं सकता, मुख्यमंत्री के लिए महाभियोग हो ही नहीं सकता। महाभियोग या तो राष्ट्रपति के लिए होता है, या आपका न्यायाधीशों के लिए महाभियोग की प्रक्रिया होती है। क्योंकि राष्ट्रपति आपका सीधे आपका संसद के द्वारा होता है, संसद का वो के अंग होता है। संसद के 3 अंग होते हैं, आपका राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। तो जिसमें राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की बात की जाती है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक ध्यान और रखनी है कि अगर ये पूछ ले कि महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के है, तो आर्टिकल 61। ये महाभियोग तो आप समझे, लेकिन महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न में। प्रश्न नंबर 31 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल का गठन नहीं करता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, या प्रत्येक राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, या डी, विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य? तो इसमें से कौन सा होगा? ऑप्शन डी, यानी विधान परिषद के निर्वाचित सदस्य उसमें निर्वाचक मंडल का गठन में शामिल नहीं होते हैं। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि ... यानी आपका फिलिंग द ब्लैंक्स, यहाँ पर स्थान खाली है, भरना है कि लोकसभा में पद धारण करने की अवधि क्या है? 25 वर्ष, 21 वर्ष, 18 वर्ष, या 30 वर्ष? क्वेश्चन नंबर 32 यानी लोकसभा में आपकी आयु का पूछ रहा है, यानी 25 वर्ष के आप हो गए तो लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। ठीक है। 18 वर्ष के हो सकते हैं तो आप चुनाव लड़ सकते हैं। यहाँ पर ये त्रुटि हुई है, टाइपिंग में वर्ष होगा, वर्षण नहीं होगा। ठीक है, वर्षस लिखा है, सॉरी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की संघ कार्यकारिणी निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? प्रश्न है कि भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यों के मुख्यमंत्री। ये आपका 2022 का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 33 यानी डी, राज्यों के जो मुख्यमंत्री है संघ की कार्यकारिणी में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। कौन? राज्यों के मुख्यमंत्री संघ की कार्यकारिणी में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न ये देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? यानी राष्ट्रपति को अधिकार है, सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है, या संसद को अधिकार है, या इनमें से कोई नहीं। यानी केंद्र शासित प्रदेश में अगर उच्च यानी हाईकोर्ट की स्थापना करना हो तो वो शक्ति किसके पास है? क्वेश्चन नंबर 34 यही है। इसका ऑप्शन होगा सी, यानी संसद के पास अधिकार है। क्या किसी राज्य में या केंद्र शासित प्रदेश में हाईकोर्ट की स्थापना संसद कर सकती है? कौन? संसद। क्वेश्चन नंबर 34 यही है। अच्छा, ये किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 241। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का कार्य है सरकार की आलोचना करना, शासन करना,
कानून बनाना या कर एकत्रित करना? क्वेश्चन नंबर 35 जो 2022 में पूछा गया है। अनुच्छेद 245 के अनुसार संसद का क्या कार्य है? ऑप्शन सी कानून बनाना। क्या? कानून बनाना। क्वेश्चन नंबर 36 की सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चुनाव सुधारों से संबंधित है, केंद्र और राज्य से संबंधित है, भारत में प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, या बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र से संबंधित है? सरकारी आयोग किससे संबंधित है? ऑप्शन बी सरकारी आयोग किससे संबंधित है? केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। ये कब आया था? 1983 में, यानी सरकारी आयोग 1983 में। एक प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? राज्यसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, या लोकसभा अध्यक्ष? क्वेश्चन नंबर 37 जो 2022 में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति प्राप्त है? ऑप्शन डी लोकसभा के अध्यक्ष के पास है, वही लोकसभा के सदन को स्थगित करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विधानमंडल के प्रति, जनता के प्रति, न्यायपालिका के प्रति, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 38 जो 2022 में पूछा गया था कि संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है, यानी ऑप्शन ए विधानमंडल के प्रति। किसके प्रति? विधानमंडल के प्रति। अनुच्छेद किस में इसका उल्लेख? आर्टिकल 75(3) में इसका उल्लेख है, यानी मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष, या ऑप्शन डी 8 वर्ष? आप आसानी से पहचान सकते हैं कि राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। ये 2021 का प्रश्न है। इसका विकल्प होगा सी 6 वर्ष। ठीक है। यानी प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य आपके सेवानिवृत्त होते हैं और 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 40 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है? प्रश्न ये भी आ सकता है कि मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करने वाला अनुच्छेद कौन सा है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 162, ऑप्शन बी अनुच्छेद 170, ऑप्शन सी अनुच्छेद 165, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 167? मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित कौन सा अनुच्छेद करता है भारतीय संविधान के अनुसार? क्वेश्चन नंबर 40 2023 में पूछा गया है, यानी ये प्रश्न डी पूछा गया है। ठीक है। इसका उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी अनुच्छेद 167 के तहत इनका परिभाषित किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न ये है कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? क्वेश्चन नंबर 41 2021 में पूछा गया था कि भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? ऑप्शन सी 552। ठीक। लेकिन ये प्रश्न 2021 में पूछा गया था। अब इसमें संशोधन हो गया, यानी 104वें संविधान संशोधन 2019 के तहत एंग्लो इंडियन को समाप्त कर दिया गया। वो 2 हट गए तो 552 - 2 यानी 550। अगर यही प्रश्न दोबारा पूछता है तो इसका उत्तर होगा 550, यानी भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम सदस्य संख्या 550 है। 552 मत मारिएगा। एंग्लो इंडियन की नियुक्ति अब नहीं होती है, अब उनकी समाप्ति कर दी गई। कब की गई? 104वें संविधान संशोधन से कब? 2019 में। ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न ये 2023 का। जब भी आप बड़ा प्रश्न देखेंगे तो आप देखेंगे कि 2023 क्योंकि पेट ने अपने प्रश्नों के स्तर को काफ़ी ऊंचा किया। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, गौर से पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से किस में संबंधित एकमात्र उदाहरण है जब भारत के राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था? हिंदी कोड विधेयक पे, दहेज निषेध विधेयक पे, PPSU विनियोग विधेयक पे, या भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर?
क्वेश्चन नंबर 42 2023 का प्रश्न है, बताइए कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 42 में? डी, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर उसको लागू किया गया था। ठीक है, भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति ने अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किया था। और ये कब आया था? 1986 में। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति एकमात्र कब अपनी वीटो शक्ति का प्रयोग किए थे? तो 1986 में। वो कौन सी विधेयक था? तो भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या? अगला प्रश्न 2023 का प्रश्न है। आपको बड़ा प्रश्न मिलेगा, डीप प्रश्न मिलेगा, तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सूचना ये है आपके लिए कि इसी प्रकार अगली वीडियो ज्योग्राफी पे बनेगी, यानी 3 सालों में 10 शिफ्टों में 50 क्वेश्चन, जो 5-5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं, एक साथ वीडियो मिलेगा। इससे भी बेहतर व्याख्या उसको अच्छे तरीके से किया जाएगा, उसकी पूरी डाटा को एकत्र किया जा रहा है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि जल्द से वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। बेल आइकन को ऑन रखिएगा। प्रश्न क्या है? प्रश्न देखते हैं कि उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। मद्रास उच्च न्यायालय, कलकत्ता उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय या दिल्ली उच्च न्यायालय? किसके अंतर्गत आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह केंद्र शासित प्रदेश आता है? क्वेश्चन नंबर 43, ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन आता है। ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ये भी 2023 का बड़ा प्रश्न है। तो आप देखिएगा कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन डॉट यहाँ पर आपको भरना है कि को किया गया था। उद्घाटन संसद भवन, अब पुराने में प्रिंसेस के चैम्बर में हुआ था। ठीक है, वो आपका संसद भवन है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन, प्रश्न का मूल यही है। यहाँ 26 जनवरी 1950, 28 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950 या 28 जनवरी 1948? क्वेश्चन नंबर 44 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 44, यानी 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में है? ढाका सरकार अधिनियम 1935, बर्मा सरकार अधिनियम 1935, व्हाइट सरकार अधिनियम 1935 या क्रिप्स सरकार अधिनियम 1935? अगला प्रश्न ये कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला और अधीनस्थ न्यायालयों और उच्च न्यायालयों के आदेशों और निर्णयों और मामलों के विवरण का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है? नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया, भारतीय कानून संस्था, राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी या राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड? कौन प्रदान करता है? सबका लेखा जोखा कौन रखता है? ये 2023 का प्रश्न है। ये भी प्रश्न आपको काफ़ी गहराई से पूछा गया। ऑप्शन डी, न्यायिक राष्ट्रीय न्यायिक डेटा जो ग्रिड है, ये न्यायिक निर्णयों, आदेशों, उन मामलों के विवरणों का एक व्यापक डेटाबेस प्रदान करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि राजस्थान पहला राज्य था जहां वर्ष 1959 में पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। इसे सबसे पहले राजस्थान के किस जिले में लागू किया गया था? इससे संबंधित प्रश्न एक कर चुके हैं आप। प्रश्न नंबर 48 यानी ऑप्शन सी, नागौर में। ठीक है, कब हुआ था? 2 अक्टूबर को। ये भी डेट आपको याद रखना। 1959 दिया ही है, यानी राजस्थान में। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? 1 स्तर, 3 स्तर, 2 स्तर, 4 स्तर? क्या होगा? ऑप्शन बी, 3 स्तर है। कितने स्तर हैं? 3 स्तर। प्रश्न कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, रॉयल कमीशन या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 50 है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 यानी ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता कमेटी। किसने किया था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने किया था। प्रश्न यहाँ से एक और बन सकता, कब? 1957 में। 3 स्तरीय क्या? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। ठीक है, याद रखिएगा। 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था हमारे यहाँ है। ठीक है, यहाँ पर ये प्रश्न देखेंगे। प्रश्न बड़ा है, यानी 2023 का प्रश्न है।
इसका भी स्तर उच्च है कि लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए किस किस समिति को नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए राजेश पंत विशेषज्ञ समिति, ऑप्शन बी वाधुल समिति, ऑप्शन सी शिवरामन समिति, ऑप्शन डी एमएल सिंघवी समिति। क्वेश्चन नंबर 51 2023 का प्रश्न है, ऑप्शन डी एलएम सिंघवी समिति। अच्छा, ये कब आया था एमएल सिंघवी समिति? 1986 में आया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी 2023 का प्रश्न है। प्रश्न क्या है कि 1981 की किस अधिनियम के माध्यम से संसद द्वारा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के निर्माण को मंजूरी दी गई थी? ऑप्शन ए अधिनियम एक्ट 62 या अधिनियम एक्ट 61 या अधिनियम एक्ट 63 या अधिनियम एक्ट 64। किसके तहत? इसका क्या जवाब होगा? ऑप्शन बी यानी अधिनियम एक्ट 61 के द्वारा नाबार्ड की स्थापना 1981 में की गई थी। ठीक है, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। इसी प्रकार का आपका अगला वीडियो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, बायोलॉजी का अलग से और साथ में हिंदी का 3 साल के 10 शिफ्टों में आए हुए अलग अलग पेपरों का एक ही पास इकट्ठा करके एक ही वीडियो में इसी तरीके से, इससे भी बेहतर तरीके से कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को ऑन करिएगा ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।